हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, या आप बोल सकते हो सेकंड पार्ट जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। ओके, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोटीन्स जो है हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है, तो ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स का क्लास है। जो चीफ सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। These are high molecular mass complex bipolar polymers of alpha amino acids, यानी कि ये बाईपॉलीमर्स हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन जो नेम है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। सो दे आर नेम्ड सो बिकॉज प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंसेस इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इसलिए इनका नाम पड़ा प्रोटीन्स, क्योंकि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट और एनिमल सेल्स कंटेन 10 to 20% प्रोटीन्स। जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट और एनिमल सेल्स का, प्रोटोप्लाज्म हुआ, मान लो ये एक सेल है, इसके बीच के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि बीच के फ्लूइड को। ओके, तो उसमें 10 to 20% क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो है मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये प्रोटीन्स, किसके लिए, मसल्स के लिए, स्किन की, हेयर, नेल्स, टेंडन्स, आर्टरीज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इन नटशेल ईच लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन से बने हैं। तो केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं या पॉलीअमाइड्स भी बोल सकते हैं। इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड्स को जोड़ के, मिला के, बॉन्ड बना के जो है पॉलीमर्स जो बने, कंडेंसेशन पॉलीमर उन्हीं को बोलेंगे ना, जो इनको अल्फा अमीनो एसिड्स को जोड़ के हम बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं, केमिकल जो कंपोजिशन है। All proteins contain the element carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some of these may also contain phosphorus, iodine and traces of metals such as iron, copper, zinc and manganese. All proteins on partial hydrolysis give peptides of varying molecular mass. तो प्रोटीन्स की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें पेप्टाइड्स मिलेंगे, और अगर उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हम इनको तोड़ देंगे। जब प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, अगर पार्शियली तोड़ रहे हैं तो हमें पेप्टाइड्स मिल रहे हैं, और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, जो कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमीनो एसिड्स कंटेन NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल एज फंक्शनल ग्रुप। तो अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। अब डिपेंड करता है कि पोजीशन NH2 ग्रुप की COH ग्रुप के साथ कैसी है, वो उसी तरह से क्लासीफाई किया गया है अमीनो एसिड्स को, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो हमने जो प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें वहाँ से सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिले, इसलिए प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सिर्फ क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन में सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, उनको हम अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और ये जो है ये स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड का, एक तरफ COH ग्रुप है, एक तरफ NH2 ग्रुप है और दूसरी तरफ R साइड चेन है। तो 26 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस प्रोटीन।
सो आउट ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो occur in almost all the proteins while the remaining 6 are found in special tissues. तो 20 जो है वो commonly occurring, या आप बोल सकते हो प्रोटीन्स में ज़्यादातर आपको ये 20 अमीनो एसिड्स ही मिलेंगे, जो बाकी 6 हैं वो स्पेशल टिश्यू में मिलते हैं. These अमाइनो एसिड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. अब इनमें डिफरेंस क्या है अमाइनो एसिड्स का? ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है इसमें डिफरेंस है साइड चेन का. कोई चेन लंबी होगी, कोई चेन छोटी होगी, उस तरह से उनके नाम रख दिए हुए. तो अब बात आती है कि नॉमेनक्लेचर कैसे करें अमाइनो एसिड का. करने को तो हम IUPAC सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो इसका, CH2 एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ NH2 ग्रुप है, बट इसका नाम जो है वो क्या होगा? अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड या 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड, है ना, क्योंकि 2 कार्बन है. बट हम कॉमन नेम जो है इनके वो मोस्ट अबंडेंट हैं या मोस्ट पॉपुलर हैं, तो इसका नाम है ग्लाइसिन. ये जो नाम दिया गया है ये आइदर डिराइव किया गया है उसके सोर्स से, जहाँ से ये मिला है, जहाँ से ये अमाइनो एसिड मिला है, या कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख के जो है इन अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देख के इनको नाम दिया गया है. अब ग्लाइसिन जो नेम है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है. ग्लाइसिन जो है वो स्वीट इन टेस्ट होती है. ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, इसीलिए ग्लाइसिन नाम दे दिया इस अमाइनो एसिड को. टायरोसिन जो है वो हमने चीज़ से ऑब्टेन किया था फर्स्ट, तो टायरोस का मतलब होता है चीज़, तो इसीलिए अमाइनो एसिड को नाम दे दिया टायरोसिन. इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए स्टैंडर्ड एब्रिविएशन दे दी हैं अमाइनो एसिड्स को और कोड बना दिए गए हुए हैं. या तो फर्स्ट 3 लेटर का कोड होगा या फिर एक ही लेटर का कोड होगा. अब जैसे ग्लाइसिन है तो इसकी एब्रिविएशन बनेगी GLY. एलेनिन है तो उसकी एब्रिविएशन बनेगी ALA. और कई बार तो हम एक ही लेटर यूज़ करते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला कोड बनाने के लिए. ओके, द स्ट्रक्चर्स, नेम्स, एब्रिविएशन ये सारी दी गई हैं आपके टेबल में, जो टेबल है यहाँ पे, ये देखो. ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स हैं. ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, सेरिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन. ठीक है, तो ये सारी क्या हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं. 1 लेटर कोड भी दिया गया है और 3 लेटर कोड भी दिया गया है, और साइड चेन बता दी है कि इसमें कौन कौन सी साइड चेन है. ठीक है, आर जो है वो आर में क्या चेन है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिखा दिए गए हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं. अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक और एक NH2 ग्रुप होगा, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, है ना. नहीं सॉरी, ये नहीं है, ऊपर वाले हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन. ये सारे क्या है? सिर्फ 1 NH2 और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 1 NH2 ग्रुप है, वो सारे क्या होंगे? एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे. एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये सारे एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं. और ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके पास 2 NH2 ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उनको हम बेसिक अमीनो एसिड्स बोलेंगे, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बात करें तो जो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी एबल है, बना सकती है, उनको हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप ही वो काम कर रही है, उनको बना रही है, तो हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसेंशियल नहीं है. तो ऐसे 10 टोटल हैं जो कि हमारी बॉडी अपने आप में सिंथेसाइज कर सकती है.
और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं या इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिजीज़ भी लग जाते हैं, जैसे कि क्वाशियोरकर डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है, वाटर बैलेंस जो है बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है और ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी के वो ब्लोट कर जाते हैं, वाटरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो डाइट है उसमें ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। तो जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हैं वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ये 10 जो अमीनो एसिड्स हैं ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। अब ऐसी प्रोटीन जो कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करवा दे वो कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे कि मीट, फिश, मिल्क, एग्स। ठीक है, ये क्या है, सारी कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। अब और जो प्रोटीन्स हमारे को एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड ना करवा पाए उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो प्लांट प्रोटीन्स जो हैं वो जनरली इनकम्प्लीट होती हैं, जैसे कि राइस, कॉर्न, व्हीट, है ना, इनमें लाइसिन नहीं होता, राइस में थ्रियोनिन और कॉर्न में ट्रिप्टोफैन नहीं होगा। बीन्स, पीस और लेग्यूम्स जो हैं आर द मोस्ट कंप्लीट प्रोटीन्स इन कॉमन प्लांट्स बट दे लैक मिथियोनिन। इनमें सिर्फ एक ही नहीं होती है अमीनो एसिड, मिथियोनिन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो कलरलेस हैं, नॉन वोलेटाइल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो मेल्ट हो जाएंगे डीकम्पोजिशन पे। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। इनसॉल्युबल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन और ईथर, बट आर एप्रिशिएबली सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल हैं। और इनके एक्व सॉल्यूशन जो हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे इनका सॉल्यूशन जो है हाई डाइपोल मोमेंट है। अब इनके जनरल फार्मूले से हमने देखा कि इनके पास बोथ एसिडिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप है। These two groups interact and thus affect the properties of each other. Therefore, amino acids cannot be considered simply as amines and acids. क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो COOH का H है वो NH2 को देके NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव ज्विटर आयन बना देंगे, इसलिए डाइपोलर नेचर जो है शो करते हैं। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ अमीनो एसिड। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ऐसी पीएच जिस पीएच पे जो है वो कोई भी प्रोटीन या कोई अमीनो एसिड कोagulate कर जाएगा, मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, पीएच पे उस पीएच पे कोagulate कर जाएगा और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जो हैं वो अगर पीएच जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम अप्लाई करते हैं एसिडिक मीडियम में तो कैटाइंस मिलते हैं हमें, और बेसिक मीडियम में लेते हैं तो एनाइंस मिलते हैं, और अगर पीएच न्यूट्रल रखें तो हमें न्यूट्रल डाइपोलर आयन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो पॉइंट पीएच होगी उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज स्लाइटली लेस देन pH 7, एसिडिक के लिए pH 3 to 5 और बेसिक के लिए pH है 7 to 10, लाइसिन की 9.7 है। ओके, कॉन्फिगरेशन की बात करें हम, the alpha carbon of all the amino acids except glycine is chiral, मतलब क्या है, asymmetric है, chiral है, and have amino acids
and hence amino acid can exist in two stereoisomers D and L. However, all the naturally occurring amino acid belong to L series. सारे के सारे क्या हैं, L सीरीज से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो L ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर जाते हैं, इसलिए सारे अमाइनो एसिड्स क्या है, L सीरीज के हैं। एक टेस्ट है आपके सिलेबस में तो नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए, निन हाइड्रीन टेस्ट इसको हम बोलते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड्स को निन हाइड्रीन के साथ ट्रीट करें यानी कि 2,2-डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3-डाईओन, तो ये पर्पल कलर देते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या कहाँ पे नहीं, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आती है बात पेप्टाइड और देयर क्लासिफिकेशन। पेप्टाइड क्या हुआ, ठीक है, पेप्टाइड जो है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे का NH2 ग्रुप, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से बनता है ये NH और इस तरफ R, ओके। तो ये हो गई पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन और इनकी क्लासिफिकेशन जो है, चलो वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर ये जुड़ रहे हैं तो हम इनका नाम कैसे लिखेंगे, जिसका जो पहले जुड़ेगा, जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच होगा, उसको फर्स्ट नेमिंग करने में उसको फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे और जिसका NH2 ग्रुप जुड़ेगा उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ग्लाइसिल एलानिन, तो यहाँ पे ग्लाइसिन था ना, ये ग्लाइसिन था, ये एलानिन था, तो ग्लाइसिन का GLY लेना है, GLYC लेना है, या आप बोल सकते हो GLY लेना है, GLY C भी ले लेना है, ठीक है। और आइल लगाना है सफिक्स। जब भी हम नेम लिखेंगे इन दोनों का जोड़ के या किसी भी पेप्टाइड का, जो फर्स्ट वाला होगा उसके साथ YL लगाना है, क्या निकाल के, INE निकाल के, ठीक है। ग्लाइसिल एलानिन, या इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ग्लाई एला, दोनों के फर्स्ट 3 लेटर्स और बीच में डैश लगा के, ओके। डैश जो है शो करता है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स की अगर बात करें हम, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना के, है ना। देखो इसका अगर यहाँ से OH है तो यहाँ पे NH निकल जाएगा, यहाँ से भी इस तरह से, ठीक है, H2H2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। ये जो है हमने N ले लिया हुआ है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं बीच वाले अमाइनो एसिड के। तो एक तरफ से क्या रह रहा है, NH2 ग्रुप फ्री रह रहा है और एक तरफ से लास्ट में अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप रह रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड बन गया। N का मतलब है बहुत सारे नंबर, तो इसको हम N टर्मिनल बोलते हैं और इसको हम C टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है कि कैसे लिखनी है नेमिंग पॉलीपेप्टाइड्स की, N टर्मिनल, C टर्मिनल, एला ग्लाइफे एलानिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो इनका सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर्स ले लिए सबके, और AGF भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, डैश लगा देना बीच में कि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बना है। और अगर आपको लिखना ही है तो YL लगाना है पूरा, और एलेनाइल ग्लाइसिल फिनाइल एलानिन, एलेनाइल ग्लाइसिल फिनाइल एलानिन। आइन हटा देना है, जो फर्स्ट के 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ओके। तो ओलिगोपेप्टाइड्स होंगे जिनके पास 2 to 10 अमाइनो एसिड्स होंगे, उनको हम बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड्स। और जिनके पास लॉन्गर चेन होंगी ग्रेटर देन 10 अमाइनो एसिड्स, उनको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। Polypeptide with more than 100 or so alpha amino acid residue having molecular mass greater than 10,000 mu
इज कॉल्ड प्रोटीन। अब यहाँ बहुत सारे अमाइनो एसिड जब अटैच हो जाएंगे आपस में तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे फिर। ओके, प्रोटीन्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, AA1 अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2, बीच में डैश जो लगा है वो पेप्टाइड बॉन्ड शो कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं करेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल अमोनियम और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो हैं ये क्या करते हैं, लीस्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर में और सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनकी सेपरेशन की जा सके, हम उनमें उनको सेपरेट कर सके दूसरे अमाइनो एसिड से। The total content of smaller peptides in tissue is small as compared to protein, ठीक है। स्मॉलर पेप्टाइड का जो कंटेंट है टिश्यूज़ में वो अगर प्रोटीन के साथ कंपेयर करें तो कम है, और इनके पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी कैरी आउट करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स इन एनिमल विनोम्स एंड इन प्लांट सोर्सेज आर पॉलीपेप्टाइड। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हैं, जहर वगैरह जो है एनिमल्स में, वो किससे बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड से बना। सम ओलिगोपेप्टाइड सच एज ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन आर इफेक्टिव हार्मोन्स व्हाइल अदर एक्ट एज स्वीटनिंग एजेंट। For example, the dipeptide aspartyl phenylalanine methyl ester called aspartame is 100 times sweeter than sucrose and is used as a sugar substitute for diabetic patients. तो डायबिटिक पेशेंट्स को एस्पार्टेम देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्वीटेस्ट होता है एज कंपेरिजन टू सक्रोज। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस तरह से कोइल्ड फॉर्म में होती हैं, इस तरह से ग्लोब्यूल्स बनाए होते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इस तरह से बनी होती हैं ये। तो इनको जब हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, किसी भी केमिकल से या कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जब इनको स्ट्रेट कर देंगे तो इसको हम डीनेचुरेशन बोलेंगे, और जो स्ट्रेट चेन आएगी उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। A protein found in a biological system having a unique 3-dimensional structure and specific biological activity is called native protein। यानी कि जो ये coiled structure हमें मिलता है इसको हम native protein बोलते हैं, और जो प्रोटीन जिसको हम अप्लाई कुछ भी प्रोसेसेस अप्लाई करके, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज ले आए, पीएच में चेंज ले आएंगे, कन्फर्मेशन में चेंज ले आएंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रेट हो जाएगी। यानी कि नेटिव प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। इसीलिए जो कोगुलेटेड प्रोटीन बनेगी वो डीनेचर्ड प्रोटीन है, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, जैसे हम एग को बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे साइड साइड में वाइटी सब्सटेंस जो है अटैच हो जाता है यूटेंसिल्स में, तो वो क्या होते हैं, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स होती हैं, या आप बोल सकते हो सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती हैं, ठीक है। तो जो सिंपल प्रोटीन्स हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं और पहले ही निकल जाती हैं, क्योंकि वो सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, ठीक है। उसी तरह से मिल्क में जो है हम कर्डलिंग करते हैं जब, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे बाय द बैक्टीरिया, है ना। जब हम पनीर बनाते हैं तो किसके क्या डालते हैं वहाँ पे, एसिड ही डालते हैं, लेमन जूस है या फिर टार्टरिक एसिड, तो वहाँ से हमें चीज़ मिलता है, तो वो भी डीनेचुरेशन है। तो ग्लोबुलर मिल्क प्रोटीन जो होती है लैक्टोएल्बुमिन, वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रस में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो कई बार रिवर्सिबल होती है और कई बार इरिवर्सिबल होती है। कौन सी, डीनेचुरेशन। अगर कोगुलेशन हो जाएगी एग की, कई बार जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल होती थी पहले, बट अब जो है
उसको हम फिर से रीनेचर कर सकते हैं, तो इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं हम इस प्रोसेस को, रीनेचुरेशन। और ये होगा कब? जब टेम्परेचर और पीएच जो है डीनेचर्ड प्रोटीन के वापस ले सेम कंडीशन, बैक टू सेम बिफोर कंडीशन, बिफोर डीनेचुरेशन जो कंडीशन थी उसमें ले आएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि हमारे स्किन में केराटिन प्रेजेंट होती है, हेयर, नेल्स, वूल नेल्स में, तो ये क्या है? प्रोटीन है केराटिन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मटेरियल, और कई बार वूल में, हॉर्न में, फिदर्स में, कोलेजन इन टेंडन्स में, मायोसिन में, ये क्या सारी क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एजेंट का काम भी करते हैं, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन है, तो उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैप्चर करना और उसको कहाँ से? लंग्स से, और उसको बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। एंजाइम्स भी हैं। ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम एक्ट करती हैं। ठीक है। यानी कि कैटेलाइज करेंगी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। जिस तरह से कैटलिस्ट होते हैं उसी तरह से एंजाइम्स भी होते हैं। ओके। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, some globular proteins regulate metabolic processes. For example, the protein hormone insulin from pancreas maintain glucose level. अब इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना ब्लड में। अगर ये ना हो तो शुगर हो जाती है। ठीक है। डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। डायबिटीज बोलते हैं उसको, डायबिटिक हो जाते हैं, तो इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन है वो थायराइड ग्लैंड से मिलती है। वो क्या करती है? सिंथेसाइज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन को। तो अगर ये ना हो तो थायराइड हो जाता है। फिब्रिनोजन जो है वो क्या कर, विच इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रोटीन फिब्रिन एट दस कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो क्लॉटिंग, खून का थक्का बनता है जब आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो आपने देखा होगा जख्म हो जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? फिब्रिन प्रोटीन की वजह से होता है। ओके। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं वो क्या कैरी करती हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एंटीबॉडीज का काम भी करेंगे। ये क्या करते हैं? जो इन्वर्जन फॉरेन पार्टिकल्स हैं या ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। When an infectious species enters the blood, it releases foreign substances called antigens. क्या करेंगी? ये एंटीजेंस रिलीज करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दीज एंटीजेंस द बॉडी प्रोटीन्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज thus produce then specifically combine with antigen thereby protecting us from disease. तो ये इस एंटीजन को के साथ कंबाइन कर देंगी और उनकी सिंथेसिस को कम कर देंगी। गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। सो प्रोटीन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, दैट्स ऑल टू